तो चलिए पनडुब्बी के डेवलपमेंट के इतिहास में गोता लगाते हैं। 1620 में डच इन्वेंटर कॉर्नेलिस ड्रेबेल ने पहली झांत पनडुब्बी बनाई थी। वो एक लकड़ी का वेसल था जिस पर ग्रीस वाला चमड़ा चढ़ा हुआ था जो चप्पू से चलता था, और वो थेम्स नदी में करीब 15 फीट तक डूबने में कामयाब रहा। इससे भी पहले 1578 में ब्रिटिश गणितज्ञ विलियम बॉन्ड ने एक सबमर्सिबल डिजाइन का वर्णन किया था, हालांकि वो कभी असल में बनाया नहीं गया। 1775 में अमेरिकी डेविड बुशनेल ने टर्टल बनाया, जो एक आदमी से चलने वाला, हाथ से क्रैंक किया जाने वाला सबमर्सिबल था, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश जहाज पर हमला करने के लिए किया गया था। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो वो कामयाब नहीं हुआ। 19वीं सदी में आते हुए हम शुरुआती प्रोटोटाइप और पहले मिलिट्री यूज देखते हैं। 1800 में रॉबर्ट फुल्टन ने नॉटिलस डिजाइन किया, जो तांबे की चादरों से बनी पनडुब्बी थी जिसमें डाइविंग प्लेन और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम थे। इसका फ्रांस में टेस्ट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे अपनाया नहीं गया। फिर 1864 में कॉन्फेडरेट एचएल हनले दुश्मन के जहाज यूएसएस हाउसेटनिक को डुबोने वाली पहली पनडुब्बी बनी, जिसने स्पार टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। हालांकि यह अपने क्रू के साथ ही डूब गई। 1880 के दशक तक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में तरक्की हुई। उदाहरण के लिए फ्रांस में क्लाउड गॉबेट की पनडुब्बियां और शुरुआती पेरिस्कोप का इंट्रोडक्शन। जॉन हॉलैंड और थॉरस्टन नॉर्डनफेल्ड जैसे इनोवेटर्स ने टॉर्पीडो से लैस सैन्य रूप से व्यवहार्य डिजाइन डेवलप किए। 20वीं सदी की शुरुआत में पहले विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बियों में काफी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई। 1900 में जॉन हॉलैंड की हॉलैंड 6 को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने कमीशन किया था, जो सतह पर चलने के लिए गैसोलीन और पानी के अंदर चलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करती थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 तक जर्मन यू बोट्स ने सहयोगी व्यापारी जहाजों को टारगेट करके पनडुब्बियों की रणनीतिक वैल्यू को दिखाया, और उन्होंने ज्यादा रेंज के लिए डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया। इंटरवार सालों में डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम, पेरिस्कोप और सोनार में सुधार हुए, जिससे पनडुब्बियां बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गईं। जापान ने उदाहरण के लिए कई तरह की पनडुब्बियां डेवलप की, जिनमें वो भी शामिल थीं जो एयरक्राफ्ट ले जा सकती थीं। 20वीं सदी के मध्य तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बी ऑपरेशंस बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गए। जर्मन यूबोट्स ने अटलांटिक शिपिंग को डिस्टर्ब किया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की पनडुब्बियों ने जापानी सप्लाई लाइंस को पंगु बना दिया। स्नॉर्कल और बेहतर टॉर्पीडो जैसे बड़े इनोवेशन हुए। फिर 1954 में यूएसएस नॉटिलस पहली न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी बनी, जिसने पानी के अंदर की एंड्योरेंस को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे महीनों तक बिना सतह पर आए मिशन पूरे करना संभव हो गया। कोल्ड वॉर के दौरान 1947 से 1991 तक न्यूक्लियर पनडुब्बियां, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां या एसएसबीएन, रणनीतिक प्रतिरोध के लिए अहम बन गई, जो न्यूक्लियर मिसाइल ले जाती थीं। इस दौरान स्टील्थ और सोनार टेक्नोलॉजी में भी काफी तरक्की हुई। तो 20वीं सदी के अंत से लेकर आज तक हमें कुछ बहुत ही अहम बदलाव देखने को मिलते हैं। 1970 और 80 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स की ओहायो क्लास और सोवियत टाइफून क्लास पनडुब्बियों ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ले जाना शुरू कर दिया, जिससे प्रतिरोध का पूरा कॉन्सेप्ट ही बढ़ गया। फिर 1990 के दशक से अब तक नॉन न्यूक्लियर पनडुब्बियों ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या एआईपी को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे वे सतह पर आए बिना बहुत ज्यादा समय तक पानी के अंदर ऑपरेट कर सकती है। और आपको पता है, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल या यूयूवी भी टोही और माइन काउंटर मेजर जैसे कामों के लिए सीन में आ गए। अब पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में हुई कुछ हालिया प्रगतियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोपल्शन सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या एआईपी फ्यूल सेल या क्लोज्ड साइकिल डीजल इंजन जैसी चीजों का इस्तेमाल करता है, जिससे नॉन न्यूक्लियर पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, जिससे डिटेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। स्वीडन, जर्मनी और चीन जैसे देशों ने असल में एआईपी को अपने पनडुब्बी बेड़े में इंटीग्रेट किया है। डक्टेड और कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर्स जैसे एडवांस्ड प्रोपेलर डिजाइन भी हैं, जो एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं और शोर को कम करते हैं। रूस ने तो कंपोजिट प्रोपेलर्स का भी टेस्ट किया है, जो वाइब्रेशन को कम करके स्टील्थ को और बढ़ाते हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन ज्यादा कॉमन हो रहा है, जिससे पनडुब्बियां ज्यादा शांत और भरोसेमंद बन रही हैं। और बैटरी टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से, खासकर तेजी से चार्ज होने वाली लिथियम आयन बैटरी की वजह से, पनडुब्बियों को अब पहले जितनी बार सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब स्टील्थ और हल डिजाइन की बात आती है तो कुछ बहुत ही दिलचस्प इनोवेशन हुए हैं। एडवांस्ड कंपोजिट, जो हल्के होते हैं और जंग लगने से बचाते हैं, पनडुब्बियों के कुल वजन को कम करने, मैन्यूवरेबिलिटी को बेहतर बनाने और ज्यादा दबाव में उन्हें ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद करते हैं। रूस और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही इन मटेरियल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। बायोमिमिक्री भी है, जहां इंजीनियर समुद्री जानवरों से इंस्पायर्ड पनडुब्बी हल डिजाइन करते हैं ताकि शोर कम हो और पानी में पनडुब्बियों के चलने का तरीका बेहतर हो, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और यहां कुछ दिलचस्प है, चीनी रिसर्चर्स ने एक मेटामटेरियल टाइल डेवलप की है जो विपरीत ध्वनि तरंगे, अपोजिंग साउंड वेव्स छोड़कर सोनार सिग्नल्स को असल में रद्द कर सकती है। इससे संभावित रूप से यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सोनार से पनडुब्बियों को छिपाया जा सकता है, जो ईमानदारी से कहूं तो एक बड़ी सफलता है। तो चलिए सेंसर्स और कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल पेरिस्कोप की बजाय मॉडर्न पनडुब्बियां अब फोटोनिक्स मास्ट का इस्तेमाल करती हैं। ये हाई रेजोल्यूशन कैमरे और फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके सतह के विजुअल को सीधे कंट्रोल रूम में भेजते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप यूएस नेवी की वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियों में देखते हैं। एडवांस्ड सोनार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर्स या ईएसएम टारगेट डिटेक्शन और बैटलफील्ड अवेयरनेस को अगले लेवल पर ले जाते हैं। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन रियल टाइम में डेटा शेयर करना संभव बनाता है। जब पनडुब्बी डिटेक्शन की बात आती है तो ओपन सोर्स टूल्स जैसे कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी, सिंथेटिक अपर्चर रडार और हाइड्रो एकॉस्टिक सेंसर्स का इस्तेमाल अब पनडुब्बी बेड़े की निगरानी के लिए किया जा रहा है। लेकिन आपको पता है, मिलिट्री ग्रेड सिस्टम जैसे SQIDS, जो सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस हैं, बहुत ज्यादा सटीकता के साथ मैग्नेटिक अनोमली का पता लगा सकते हैं। अनमैन्ड सिस्टम्स ने पानी के अंदर के ऑपरेशंस के तरीके को सच में बदल दिया है। अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल या UUV टोही माइन डिटेक्शन और निगरानी जैसे काम करते हैं। ये सब बिना किसी क्रू को खतरे में डाले। वे अक्सर मैनड पनडुब्बियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेटेड मिशन संभव हो पाते हैं, जो बस आप जानते हैं ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। फिर ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल या AUV हैं। यूएस नेवी के SPORV और WHY के सेंट्री जैसे उदाहरण गहरे समुद्र की रिसर्च और मैपिंग में बहुत अहम रहे हैं। ये व्हीकल सैन्य और वैज्ञानिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जिससे पता चलता है कि अनमैन्ड सिस्टम कितने वर्सटाइल हो गए हैं। जब रेस्क्यू और एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो टेक्नोलॉजी ने कुछ कमाल की तरक्की की है। सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल या SRV जैसे डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल 600 मीटर से ज्यादा की गहराई पर संकट में फंसी पनडुब्बियों से डॉक कर सकते हैं। वे रोबोटिक आर्म्स और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके जान बचाते हैं। टेलीप्रेजेंस टेक्नोलॉजी अब ऑपरेटर्स को इन व्हीकल को दूर से कंट्रोल करने की अनुमति देती है, जिससे रेस्क्यू ज्यादा सेफ और ज्यादा सटीक हो जाते हैं। एक्सप्लोरेशन के मोर्चे पर ट्राइटन 36000/3 और डीप सी चैलेंजर जैसे गहरे समुद्र के सबमर्सिबल मारियाना ट्रेंच जैसी जगहों सहित अत्यधिक गहराई तक पहुंच सकते हैं। वे सिंथेटिक फोम जैसे एडवांस्ड मटेरियल्स पर निर्भर करते हैं ताकि उछाल बनाए रख सकें और वहां के तीव्र दबाव को झेल सकें। आगे देखें तो पानी के अंदर के ऑपरेशंस का भविष्य, ईमानदारी से कहूं तो काफी रोमांचक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स अनमैन्ड सिस्टम को और भी ज्यादा सक्षम बनाने के लिए तैयार हैं। नेविगेशन से लेकर टारगेट तक सब कुछ ज्यादा ऑटोनोमी के साथ संभाल रहे हैं। पनडुब्बियां जल्द ही क्षितिज से बहुत दूर तक हमला करने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च कर सकती हैं। हाइपरसोनिक टॉर्पीडो भी जल्द ही आने वाले हैं, जिनकी रेंज 200 नॉटिकल मील तक होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि पनडुब्बियों को अपने टारगेट के उतना करीब जाने की जरूरत नहीं होगी। और एनर्जी के मामले में समुद्री धाराओं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और यहां तक कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल से बिजली पैदा करने पर रिसर्च जारी है। इससे सबसी सिस्टम के लिए ट्रेडिशनल बैटरी पर निर्भरता सच में कम हो सकती है।
वैश्विक सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर पनडुब्बियों का प्रभाव कहना मुश्किल है कितना ज्यादा है। वे प्रतिरोध, इंटेलिजेंस गैदरिंग और दुनिया के महासागरों में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए बिल्कुल अहम बनी हुई हैं। चल रहे नौसैनिक आधुनिकीकरण की वजह से वैश्विक पनडुब्बी बाजार के साथ 2030 तक $26.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन बेशक अभी भी अहम चुनौतियां हैं। पनडुब्बी निर्माण में वर्कफोर्स की कमी है, गहरे समुद्र के ऑपरेशंस से जुड़ी ज्यादा लागत है और नेटवर्क सिस्टम के लिए साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते रिस्क हैं। इंडस्ट्री को आगे बढ़ते रहने के लिए इन बाधाओं को दूर करने की जरूरत होगी।